चैप्टर 57 प्रेम और प्रतिज्ञा। सूर्योदय हो चुका था। गंगा तट पर स्थित राज शमशान घाट पर जय कीर्ति की चिता जल रही थी। नगर की श्रेष्ठी जन, मंत्री वर्ग, युवराज, पुरोहित आदि असंख्य लोग उपस्थित थे। महाबलाधिकृत सौरदेव अपने एकांकी पुत्र की चिता की ओर गंभीर दृष्टि से देखता हुआ बैठा था। अभी चिता जल रही थी। अभी तक जय कीर्ति के आत्मजनों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि छावनी से एक सेना नायक ने आकर महाबलाधिकृत को सूचित किया कि महाराज, शत्रुओं की सेना अंतिम प्रहर में विदा हो गई। महाबलाधिकृत सेना नायक की ओर देखता रह गया। सेना नायक ने कहा, पर्वतक की छावनी में अब केवल चिकित्सा शिविर मात्र रह गया है। उसमें घायल सैनिक, चिकित्सक और परिचारिकों के अतिरिक्त कोई नहीं है। संग्राम में आर्यशौर को विजय श्री प्राप्त हो गई थी, परंतु स्वयं के इकलौते वीर पुत्र की बलिदान पर, वह भी अपने ही सैनिकों के हाथों। वह रे नियति। वे चिता की ज्वाला की ओर देखते रहे। सेनानायक ने पूछा, क्या आज्ञा है? नगर में विजयोत्सव की भेरी बजवाओ। आर्य सौरदेव ने कहा। युवराज श्रीनंद पास में ही बैठा था। वह बोला, मुझे लगता है कि अपने सैनिकों को उनके पीछे भेजना चाहिए। हार कर भागे हुए शत्रुओं पर सौर की तलवार कभी नहीं पड़ती। आर्य सौर ने कहा। किंतु दुश्मन छिटक कर चले जाएंगे तब? युवराज अपना वाक्य पूरा करे उससे पूर्व ही आर्य सौर ने कहा, युद्ध नियमों से शोभित होता है। दुश्मनों के नाश के अन्यान्य मार्ग बाद में अपनाए जाएंगे। सेनानायक वहां से विदा हुआ। नगर में विजयोत्सव की भेरी बज उठी। चित्रलेखा को ये सारे समाचार मिल गए थे। जय कीर्ति के अवसान से उसको भारी आघात लगा था। वह सुबक सुबक कर रो पड़ी थी। उसके प्राण बोल उठे। वास्तव में भी युद्ध भयंकर है। मनुष्य युद्ध क्यों करता है? क्यों विजेता निर्दोष व्यक्तियों के रक्तपात से विजय का उत्सव मनाते हैं? क्या युद्ध करना मनुष्य का रक्तगत संस्कार बना हुआ है? और जब उद्यालक ने आकर प्रियवर्मा की चिंताजनक स्थिति की बात बताई, तब चित्रलेखा बहुत अस्वस्थ सी हो गई। वह बोली, उनको क्या हुआ था? जय कीर्ति के बाण से वे रथ में मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उसी समय उन्हें आर्य विपुलक के पास चिकित्सा के लिए ले जाया गया था। उनको बाण कहाँ कैसे लगा? प्राप्त समाचारों के अनुसार बाण मर्म स्थान पर लगा है और उनकी स्थिति गंभीर है। सूर्योदय तक उनकी मूर्छा नहीं टूटी थी। ओह! चित्रलेखा एक आसन पर बैठ गई। चित्रा ने अपने स्वामी उद्यालक के सामने देखकर कहा, आप अभी आर्य विपुलक के पास जाकर देख आए कि प्रियवर्मा की क्या स्थिति है। मैं भी यही सोच रहा था, कहकर उद्यालक चला गया। चित्रलेखा बोली, चित्रा, मानव जाति का सबसे बड़ा अभिशाप है युद्ध। चित्रा मौन रही। युद्ध की भयंकरता से त्रास का अनुभव करती हुई जय कीर्ति की मृत्यु, चंद्रगुप्त की पराजय और अपने स्वामी प्रियवर्मा की घायल स्थिति को जानकर चित्रलेखा के दिल में युद्ध के प्रति काफी घृणा उभर आई थी। चित्रलेखा की आंखों के सामने आचार्य विष्णुगुप्त की छवि उभर आई। वह बोली, आचार्य देव तो महापुरुष है। इस युद्ध के लिए जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी वह अक्षरश सच हुई। महाराज पर्वतक ने आचार्य की आज्ञा की अवहेलना कर सारा पासा ही पलट दिया। चित्रा मौन रही। इतने में ही उद्यालक लौट आया। चित्रा ने पूछा, आर्य प्रियवर्मा कैसे हैं? आर्य विपुलक ने शल्य क्रिया यानी सर्जरी की है। 2 पसलियां रिब्स टूट गई हैं। उनके स्थान पर नई पसलियां बिछाई गई है। आर्य विपुलक ने बताया कि उनके प्राण प्रदीप को अब कोई खतरा नहीं है। लगभग 3 मास तक उनको विश्राम करना होगा। चित्रलेखा को इन समाचारों से पूर्ण प्रसन्नता हुई। आज नगर में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। महाबलाधिकृत सौरदेव का जयगान सर्वत्र हो रहा था। युवराज श्रीनंद आज के उत्सव के अधिनायक थे, किंतु उनके 2 प्रिय मित्र श्रीदाम और वत्सक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यह बात शत्रु शिविर से ज्ञात हो गई थी, किंतु यह ज्ञात नहीं हो सका कि महाराज पर्वतक को इस गुप्त योजना की खबर कैसे लगी। और युवराज ने प्रयत्न भी किया, किंतु वे यह कल्पना में भी नहीं सोच सके
कि भारतवर्ष की परम सुंदरी चित्रलेखा ने इस गुप्त योजना का रहस्योद्घाटन किया था। युवराज की इच्छा थी कि आज के उत्सव में चित्रलेखा का नृत्य रखा जाए, परंतु राजनर्तकी की मर्यादा और परंपरा के आधार पर वैसा नहीं हो सका। आज रात्रि में देवी सुषमा के नृत्य की आयोजना की गई थी। उधर आर्य विपुलक के आतुरालय में प्रियवर्मा विश्राम में था। उसे ज्ञात नहीं था कि युद्ध की क्या स्थिति है। तीसरे दिन जब महाबलाधिकृत उनसे मिलने आए तब उन्होंने कहा कि युद्ध में पर्वतक की पराजय हुई है और वह मैदान छोड़कर भाग गया है। यह जानकर प्रियवर्मा को प्रसन्नता हुई। आर्यसौर ने राजवैद्य विपुलक से पूछा, क्या मैं प्रियवर्मा को अपने भवन ले जा सकता हूँ? राजवैद्य ने कहा, अभी नहीं, 2 दिन और यहाँ ही रहना होगा, क्योंकि औषधोपचार चालू है। आर्यसौर प्रियवर्मा को हिम्मत दे भवन की ओर चले गए। अभी तक प्रियवर्मा को जयकीर्ति की मृत्यु का समाचार बताए नहीं थे। उसी संध्या को देवी चित्रलेखा प्रियवर्मा से मिलने आई। प्रियवर्मा ने देखा देवी की आंखों में न अभिनय है, न दम्भ है, न उत्साह है। आर्य विपुलक ने रोगी से बातचीत करने की मनाही की थी। चित्रलेखा प्रियवर्मा की शैया के पास गई और उसके कपाल पर हाथ रखा। प्रियवर्मा ने संतोष भरी दृष्टि से चित्रलेखा की ओर देखा। चित्रलेखा के नयनों में मोती जैसे 2 आंसू टपक रहे थे। वह बोली, आर्य विपुलक, इस बात से सहमत हो गए हैं कि आप स्वस्थ लाभ के लिए मेरे भवन में रह सकते हैं। आपकी क्या इच्छा है? बीच में ही प्रियवर्मा ने चित्रलेखा के हाथ पर हाथ रखकर नयनों की भाषा से स्वीकृति दे दी। यह जानकर चित्रलेखा आनंदित हुई और 5वें दिन चित्रलेखा स्वयं आकर प्रियवर्मा को अपने घर ले गई। युवराज नहीं चाहता था कि प्रियवर्मा चित्रलेखा के भवन में रहे। वह चित्रलेखा से मिलना चाहता था और परंतु चित्रलेखा चालाकी से प्रत्येक बार उसकी इच्छा को टालती रही। युवराज को यह कल्पना भी नहीं थी कि चित्रलेखा के प्राण प्रियवर्मा के साथ गुथे हुए हैं और वह उसी को चाहती है। प्रियवर्मा देवी चित्रलेखा के भवन में सुंदर शैया पर मधुर निद्रा में खोया हुआ सा सो रहा था और इधर चित्रलेखा की प्रिय सखी चित्रा के मन में एक भय उभरा। आर्य विष्णुगुप्त की प्रतिज्ञा पूर्ण हो और देवी चित्रलेखा इस प्रतिज्ञा का एक अंग है। प्रेम कितना ही निर्मल क्यों न हो, उसमें एक दुर्बलता होती ही है। इस दुर्बलता के वशीभूत होकर यदि उसने चित्रलेखा से कहा भी था, देवी, प्रेम और प्रतिज्ञा के महत्व को भूल मत जाना। चित्रलेखा ने हंसकर कहा, चित्रा, तुम सावधान रहना। मेरी वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, इसका मुझे सात्विक आनंद है, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को कभी विस्मृत नहीं कर सकती। और इधर पर्वतक और चंद्रगुप्त उस समय अपने सैन्य दल के साथ मगध की सीमा पार कर पार्वत्य प्रदेश की सीमा में सकुशल पहुंच गए थे। जयकीर्ति ने मारकर सारी सेना को बचा लिया था और आचार्य विष्णुगुप्त की आज्ञा का पालन भी हो गया था। जयकीर्ति ने मार्ग में ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि लौटते समय पर्वतक को कोई कठिनाई नहीं हुई। यह सब देखकर चंद्रगुप्त के मन में वीर जयकीर्ति के बलिदान पर भारी गर्व हुआ। पर्वतक ने अपनी सीमा पर मजबूत रक्षण की व्यवस्था कर 4-6 दिन यहाँ रहकर वह तथा चंद्रगुप्त लोहितपुर जाने के लिए रवाना हुए। के राजभवन में आज भारी हलचल थी। विशाल मध्य खंड में राज्य के निवृत्त सेनाधिपति, आसपास के राजा तथा युद्ध से लौटे हुए सेना नायक, मंत्री तथा विशिष्ट नागरिक एकत्रित हुए। महाराज पर्वतक और कुमार चंद्रगुप्त भी अपने विशिष्ट स्थान पर बैठे थे। लोहितपुर के किनारे पर एक पर्ण कुटीर में गत रात्रि में महाराजा पर्वतक और कुमार चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त से मिले थे और उन्हें पराजय का सारा वृत्तांत सुनाया था। यह सब बात सुनकर आचार्य ने सभा के समक्ष मार्गदर्शन देने की बात कही थी। आचार्य ने सभा कक्ष में प्रविष्ट होकर चारों ओर देखा और अपने चरणों में नत दोनों महापुरुषों को आशीर्वाद दिया। सभा कक्ष में अपूर्व नीरवता व्याप्त थी। आचार्य विष्णुगुप्त ने खड़े होकर सभा को संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहले मैं सभी से क्षमा याचना कर लेता हूँ कि मैं नियत समय पर यहाँ नहीं पहुँच सका, क्योंकि निकलते समय मुझे ये समाचार प्राप्त हुए कि वर्तमान के महाप्रभावी महात्मा स्थूलभद्र पधारे हैं
और मध्याह्न होते होते विहार कर जाएंगे। ये समाचार मिलते ही मैं उनके दर्शनार्थ चला गया। वे पास वाले एक वन प्रदेश में चातुर्मास बिता रहे थे। वहां से विहार कर आज यहाँ आए हैं और आज ही वे नेपाल की ओर जाने वाले हैं। महामुनि आर्य स्थूलवद मेरे परम मित्र हैं। उनके दर्शन कर मैं आज धन्य बना हूँ। उस कल्याणकारी क्षण का लाभ उठाने के लिए मैं गया और यहाँ आने में विलंब हो गया। इतना कहकर आचार्य श्री ने सभा की ओर एक दृष्टि फेंकी और कहा, आप सभी जानते हैं कि महाराज पर्वतक और कुमार चंद्रगुप्त मगधेश्वर से पराजित हुए हैं। यह पराजय होगी मुझे विश्वास था, क्योंकि विराट शक्ति को पराजित करना सहज नहीं है। इसके लिए या तो विराट बनना होता है या अत्यंत सूक्ष्म होकर विराट को छिन्न भिन्न करना होता है। महाराज पर्वतक वीर साहसिक और खुश दिल सेनानी हैं। मगध के महाबलाधिकृत ने यदि युद्ध के नियमों का भंग नहीं किया होता तो महाराज पर्वतक की सेना उनके दांत खट्टे कर देती। हमें पराजय के कारणों पर पछताना नहीं है। जय और पराजय ये सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो विजेता बना है कल वह पराजित भी हो सकता है और आज जो पराजित होता है वह कल विजय भी हो सकता है। आज पराजय का सत्कार करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। विजय का अभिनंदन तो सभी करते हैं, पराजय का अभिनंदन करने वाले विरले ही होते हैं। आज हम सब मिलकर निराशा को झकझोर कर पराजय का अभिनंदन करें और इस पराजय से जो शिक्षा और दृष्टि मिली है उसका उपयोग करें। इस पराजय ने भविष्य में हमारे विजय का द्वार खोला है। इस युद्ध में हमारी एक अपूरणीय क्षति हुई है। मगध के महाबलाधिकृत के एकांकी पुत्र जयकीर्ति हमारे यज्ञ में आया था। वह अपना कार्य पूरा कर वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने अपना बलिदान देकर महाराज पर्वतक और चंद्रगुप्त की सेना को बचा लिया। मैं आज आप सबके समक्ष उस वीर पुरुष की आत्मा के लिए मंगल कामना करता हूँ। एक क्षण मौन रहने के बाद आचार्य ने कहा, अब वास्तविक युद्ध शुरू होता है। जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होती तब तक हमें युद्ध जारी रखना है। यह संग्राम जनता का अपना है और यदि सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से लड़ा जाएगा तो विजय निश्चित है। इस लोक संग्राम की योजना मैंने पहले बनाई थी, परंतु उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। खैर, हमें मगध की विराट शक्ति के रूप में प्रहार करना है। फिर हम मगध के नगरों आदि पर सहजता से आधिपत्य कर पाएंगे। सभाजनों ने आचार्य का जयनाद किया। आचार्य ने कहा, मैं योजना का प्रारूप प्रतिनिधियों को समझा दूंगा और माघ शुक्ला द्वितीया को इस योजना का प्रारंभ हमें कर ही देना है। सभासदों ने जयकार किया। चाणक्य बोले, निराशा को दूर कर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आप सब एक हो जाएं। किसी भी प्रकार का मालिन्य न रखें। अपनी भूमि और भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करें। पराजय विजय में बदल जाएगी और विजय की माला जनता के हाथों गूंथी जाएगी। इतना कहकर आचार्य बैठ गए। फिर महाराज पर्वतक ने महाबलाधिकृत सौर द्वारा किए गए उल्लंघन का चित्र प्रस्तुत किया और आचार्य के समक्ष संग्राम चालू रखने की प्रतिज्ञा ली। फिर पर्वतक और चंद्रगुप्त दोनों ने विचार विमर्श किया और 11 सेना नायक, 5 निवृत्त सेनाधिपति, 3 मंत्री और अन्य युद्ध विशारदों की एक युद्ध संचालक समिति गठित की। आचार्य विष्णुगुप्त ने इस समिति के सदस्यों को अपनी योजना का स्वरूप बतलाने के लिए पर्ण कुटीर में आने का आमंत्रण दिया। फिर परम उत्साह, विश्वास और उमंग के साथ सभा विसर्जित हुई। सूर्यास्त होने की तैयारी थी। आचार्य अपने शिष्य के साथ विदा हुए। चंद्रगुप्त भी साथ ही गया। लोहितपुर में जब इस प्रकार चाणक्य की देखरेख में भावी युद्ध की रूपरेखा बन रही थी, तब पाटलिपुत्र में देवी चित्रलेखा के भवन में प्रियवर्मा स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। देवी चित्रलेखा अपने प्रियतम की सेवा प्रेम और निष्ठा से कर रही थी। इस सेवा से प्रियवर्मा का चित्त आश्चर्यचकित था। वह बार बार सोचता था, यह क्या प्रेम या बदला, अभिनय है या प्रीति? उसका एक मन कहता, चित्रलेखा को तुम्हारे साथ अभिनय करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा मन कहता, पगले, तेरे उपकार का यह बदला है। प्रियवर्मा कुछ भी निश्चय नहीं कर पाया।
वह प्रेम देखता, निष्ठा देखता, प्रसन्नता देखता, फिर भी चित्रलेखा निकट की निकट और दूर की दूर थी। जब युवराज आता तब चित्रलेखा उसके साथ अत्यंत आनंद से बातें करती। यह देखकर प्रियवर्मा सोचता, चित्रलेखा किसको चाहती होगी, और चित्रा की सतत जागरूकता से चित्रलेखा अपने मन को बांधे रखती थी। वह उसे विचलित नहीं होने देती। प्रियवर्मा भी अपने आप को संयत रखता और विचारों के वातुल में फंसता निकलता। इस प्रकार दोनों, चित्रलेखा और प्रियवर्मा, निकट होने पर भी दूर के दूर ही रहते थे। और एक दिन आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य देवानंद वहां आ पहुंचा। उसने संदेश देते हुए बताया, मृगशिर शुक्ल दूज के दिन चंद्रगुप्त मगध के गांवों का हस्तगत करता हुआ आगे बढ़ेगा और महाराज पर्वतक विराट आक्रमण की तैयारी के लिए लोहितपुर में ही रहेंगे। आचार्य देव काशी की ओर चले गए हैं और मुझे यहाँ रहने का आदेश दिया है। चित्रलेखा को इन समाचारों से प्रसन्नता हुई, परंतु प्रियवर्मा यही है, यह जानकर उसके मन में गलानी हुई। वह बोली, आर्य प्रियवर्मा मेरे अतिथि हैं। ओह, तब तो बहुत ही अच्छा है, मैं उनका विश्वास प्राप्त कर सकूंगा। आप मुझे उनकी सेवा में आपको ही सौंप दूंगी, चित्रलेखा ने कहा। देवानंद का मन हर्षित हो उठा। वह बोला, तो आप ऐसा ही करें, मैं आपके यहाँ वेणुवादक के रूप में रह रहा हूँ। इस प्रकार बीच में ही चित्रलेखा बोली, तुम निश्चिंत रहना,